हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वांटम स्टडी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो इंग्लिश वोकेब का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो एक वर्ड लेते हैं और उसके सिनोनिम्स रट लेते हैं और उसके एंटोनिम्स रट लेते हैं, जिसे एग्जाम में अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो सोल्व नहीं कर पाते। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे वोकेब में हमने 4 सिनोनिम तो रट लिए, लेकिन कई बार क्लोज टेस्ट में वो चारों सिनोनिम ऑप्शन में होते हैं, उसमें से एक करेक्ट और सुटेबल वर्ड अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस टाइप से वोकेब को कैसे पढ़ें कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए किसी भी एग्जाम में। तो अगर इंग्लिश वोकेब को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक वर्ड लेके उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं रटने हैं। क्या करना है, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो भी हैं उसका सेंटेंस में यूज करके देखना है कि कहाँ पे कौन सा सिनोनिम फिट बैठता है। तो आज हम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सोल्व भी करेंगे। तो इंग्लिश में अगर कोई भी वर्ड होगा तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने पे पूरा का पूरा वर्ड भी चेंज हो जाता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर 4 वर्ड सिनोनिम है तो उनका डिफरेंट यूज क्या होता है। सेंटेंस में एक ही वर्ड हर एक सेंटेंस में फिट नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है, चाहे वो सिनोनिम हो, लेकिन वो हर एक सेंटेंस में वो वर्ड नहीं आ सकता उस सेंस में। इस टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो इसी टाइप के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इंग्लिश वोकेब से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब करेक्ट यूजेज के क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा या फिर क्लोज टेस्ट में आएगा। अब दोनों में क्या होता है, 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है और वो चारों के चारों ऑप्शन सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करें और वोकेब को किस तरीके से पढ़ें कि हम उसको क्लोज टेस्ट में और फिल इन द ब्लैंक्स में भी सोल्व कर पाएं। तो आगे बात करते हैं, अगर कोई भी वर्ड होगा तो उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और सेंटेंस के अंदर 4 ऑप्शन अगर होंगे किसी भी क्वेश्चन में तो उसमें चारों के चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही वर्ड के भी हो सकते हैं। लेकिन ये कैसा पता लगेगा कि उसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा? तो इसके लिए क्या करना है, किसी भी वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देख के चलना है। कोई भी वर्ड अगर होता है तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर और उसकी वर्ड्स की कंप्लीटली चेंज करके हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही साथ सिमिलर वर्ड्स के क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे अगर कोई क्लोज टेस्ट है और उसमें 4 सिनोनिम्स ही दे रखे ऑप्शन में, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा सिनोनिम या फिर कौन सा वर्ड आना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चंस भी फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो स्क्रीन पर आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं, तीनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है लेकिन मीनिंग एक जैसा लग रहा है। इफेक्ट क्या नाउन है, अफेक्ट वर्ब है और इफेक्टिव एडजेक्टिव है। इफेक्ट मतलब असर, अफेक्ट असर डालना और इफेक्टिव प्रभावी। अब कहाँ पे नाउन आता है, कहाँ पे वर्ब आता है और कहाँ पे एडजेक्टिव आता है, इस टाइप के रूल्स हम पढ़ते हैं ग्रामर में। लेकिन वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच याद इसलिए करना पड़ता है कि हमको सेंटेंस में पता तो लग गया कि यहाँ इफेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म आएगा। इफेक्ट की एडजेक्टिव फॉर्म हमको नहीं पता होगी तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है, कोई भी वर्ड अगर लो तो उसके सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद करने होते हैं। अब इन्हीं 3 वर्ड से एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फ्लड कैन नॉट ब्लैंक दिस एरिया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। तो देखते हैं कि चारों में से यहाँ क्या आएगा। हम ग्रामर में रूल्स पढ़ते हैं कि कैन नॉट, कैन क्या है यहाँ पे, मॉडल। हम पढ़ते हैं कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं, तीनों के तीनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। यहाँ पे मैंने बात की कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे अगर पता ही नहीं होगा कि वर्ब कौन सी है तो कैसे कर पाएंगे। लेकिन हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि वर्ब क्या है इनमें से, अफेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, फ्लड कैन नॉट अफेक्ट दिस एरिया, मतलब फ्लड इस एरिया को प्रभावित नहीं कर सकता। तो अफेक्ट क्या होगी, वर्ब होगी। इफेक्ट क्या हुआ, नाउन हुआ। और इफेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव फॉर्म होगी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इन दोनों वर्ड्स के ऊपर। हाफ और हाव दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आधा और आधा करना।
लेकिन मीनिंग से समझ में आ रहा है कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। यहाँ पे तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे वर्ब हो गया। अब सेंटेंस में कहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगा, वो पढ़ते ग्रामर में, लेकिन हाफ का वर्ब फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर नहीं पता तो हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मस्ट क्या एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब आएगी। तो मैंने बताया हाफ की वर्ब फॉर्म क्या होती है, हाफ होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आंसर क्या हुआ, बी। आंसर सी क्यों नहीं आएगा, क्यों कि मॉडल के बाद वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या एस नहीं आता। तो आंसर क्या हुआ, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो अमेरिकन सोसाइटी इज वेरी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेसिंग और नन। अब यहाँ पे कई लोगों को तीनों के तीनों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, अगर लग रहे हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन तीनों में से सिर्फ एक ही यहाँ पे आ सकता है, क्या आएगा, प्रोग्रेसिव। क्यों आएगा, इसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे ही इज गुड। तो इसी तरीके से क्या होगा, अमेरिकन सोसाइटी इज वेरी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा, उन्नति करने वाली, मतलब अमेरिकन सोसाइटी उन्नति करने वाली है। अब यहाँ प्रोग्रेस्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्रेस क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बनेगा। इस टाइप के रूल्स भी पढ़ेंगे हम ग्रामर में, तो यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं आएगा। और प्रोग्रेसिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिंग वर्ब होगी और वेरी एडवर्ब हो गया। एडवर्ब वर्ब के पहले आकर वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, तो यहाँ पे वेरी के बाद प्रोग्रेसिंग नहीं आ सकता, इसलिए प्रोग्रेसिंग भी नहीं आएगा। क्या आना चाहिए आंसर, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, उन्नति करने वाली। ही हैज़ ए ब्लैंक ऑफ गुड बुक्स। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, कलेक्शन और कलेक्टेड। दिखने में तो एक जैसा लग रहा है। हैज़ के बाद कई लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके कलेक्टेड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन हमेशा थर्ड फॉर्म थोड़ी आता है। हैज़ के बाद नाउन भी तो आ सकता है, जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। अब यहाँ पे देखो, हैज़ के बाद आर्टिकल आया, और आर्टिकल किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। आर्टिकल नाउन को अगर क्वालिफाई करेगा तो आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए, नाउन फॉर्म आनी चाहिए। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह, और कलेक्टेड मतलब कलेक्ट की थर्ड फॉर्म है, कलेक्ट मतलब संग्रह करना। तो यहाँ पे नाउन फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कलेक्शन। ही हैज़ ए कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, उसके पास अच्छी बुक्स का कलेक्शन है। अब कलेक्टेड कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, जैसे ही हैज़ ब्लैंक सम गुड बुक्स। अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे नाउन तो नहीं आ सकता। तो हैज़ के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कलेक्टेड। अब इसका सेंस क्या हो जाएगा कि उसने अच्छी बुक्स का संग्रह कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन का सेंस क्या निकल रहा था, उसके पास अच्छी बुक्स का संग्रह है। यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, उसने अच्छी बुक्स का संग्रह कर लिया है। यहाँ पे वर्ब आ रहा है और पिछले क्वेश्चन में नाउन आ रहा है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए वोकैब को याद करते टाइम। कोई भी वर्ड लेके, जैसे कलेक्शन तो हमने पढ़ लिया कि कलेक्शन का मतलब संग्रह होता है, लेकिन किसी जगह पे हमको वर्ब फॉर्म अगर यूज करना हो गया तो कैसे करेंगे, अगर उसका वर्ब फॉर्म नहीं पता। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी वर्ड को पढ़ते टाइम उसके सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ने और उनका सेंटेंस में यूज करके भी देखना है। ये एक अच्छी अप्रोच होती है वोकैब को याद करने की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन ब्लैंक ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। अब यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं, ह्यूमन, ह्यूमेन, ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमिलिएटिंग। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, ह्यूमन मतलब ह्यूमन और ह्यूमेन, इन दोनों वर्ड्स की बात करते हैं अभी। ह्यूमन और ह्यूमेन, ह्यूमन नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव के सेंस में लिटरली यूज किया जाता है। लिटरली कैसे, जैसे ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, इस तरीके से। लेकिन ह्यूमेन का मतलब क्या होता है, इसको एज ए काइंड, काइंड के तरीके से यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, काइंड। तो यहाँ पे ह्यूमन और ह्यूमेन में से क्या आना चाहिए, ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन ह्यूमेन ट्रीटमेंट। ह्यूमेन मतलब काइंड, काइंड ट्रीटमेंट मतलब सभी के सभी सिविलाइज्ड नेशन किसमें विश्वास करते हैं, काइंड या दयालुतापूर्ण ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों के दयालुतापूर्ण ट्रीटमेंट में विश्वास करते हैं। अब ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है, परोपकारी, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस का सेंस भी तो निकलना चाहिए। तो ह्यूमन यहाँ पे सुटेबल वर्ड है। ह्यूमिलिएटिंग क्या होता है, अपमान कारक।
तो किसमें सिविलाइज नेशन किसमें विश्वास करते हैं? काइंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। इन दोनों क्वेश्चन में हम देखेंगे किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ के भी उसका सेंस चेंज हो जाता है। तो किस तरीके से चेंज होता है वो देखते हैं। देखो, जैसे सी कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स या पार्ट विथ हर पेरेंट्स, क्या आना चाहिए? तो पार्ट फ्रॉम का यूज होता है किसी व्यक्ति से अलग होने के सेंस में, और पार्ट विथ का यूज होता है किसी चीज से अलग होने के सेंस में। अब यहाँ पे देखते हैं, पार्ट फ्रॉम समवन और पार्ट विथ समथिंग। मतलब पार्ट फ्रॉम होगा तो आगे क्या होगा? कोई पर्सन होगा, और पार्ट विथ होगा तो कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, शी कैन नॉट पार्ट फ्रॉम आएगा या पार्ट विद आएगा? यहाँ पे हर पेरेंट्स है तो ये कौन है? पर्सन है, समवन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पार्ट फ्रॉम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, शी कैन नॉट हर मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन क्या पर्सन है या फिर कोई चीज है? तो मोबाइल फोन कोई चीज है, समथिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्ट विद। तो इस तरीके से भी क्या होता है, कई बार किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ के उसका सेंस भी चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब के अंदर और प्रीपोजिशन के अंदर। जैसे पार्ट का मतलब तो सबको पता होता है, लेकिन पार्ट फ्रॉम का डिफरेंट मीनिंग हो गया और पार्ट विद का डिफरेंट मीनिंग हो गया। पार्ट फ्रॉम समवन होता है और पार्ट विद समथिंग होता है। अब हम ये 4 वर्ड्स देखते हैं, चारों सिनोनिम्स ही लग रहे हैं, चारों का मतलब तबाह होना के सेंस में निकल रहे हैं। जैसे डैमेज, डिस्ट्रॉय, रेक और डेसिमेट। चारों एक अपने आप में सिनोनिम है, लेकिन चारों का यूज अलग अलग होता है। जैसे डैमेज कहाँ पे आता है? पार्शली नष्ट करना, कि थोड़ा सा किसी चीज को नष्ट करने में डैमेज का यूज किया जाता है। थोड़ा सा मतलब उसका कोई थोड़ा सा पार्ट डैमेज करना या नष्ट करना। डिस्ट्रॉय पूरी तरह से नष्ट करना, इस सेंस में आता है। और रेक मतलब शिप, प्लेन और हाउस का मलबे में तब्दील हो जाना, इस सेंस में रेक का यूज किया जाता है। और डेसिमेट, किल ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सफाया कर देना, कई लोगों को एक साथ मार देना, उस सेंस में डेसिमेट का यूज होता है। चारों वर्ड हमने पढ़ लिए, चारों के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया एग्जाम में, द शिप वॉज इन द मिसाइल अटैक। तो मैंने बताया शिप, प्लेन और हाउस के लिए क्या क्या आता है? रेक आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डैमेज नहीं आएगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं आएगा, डेसिमेट भी नहीं आएगा, क्या आएगा? रेक्ड। थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ये आज हमने देखी वोकैब को याद करने की राइट अप्रोच। तो इसी टाइप के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।